वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए 2-3 दिन से आज आर्टिकल कवर नहीं हुआ। 18 से 16-17 हमने कवर कर लिया था, तो आज हम क्या करेंगे 18, 19 और 20। ठीक है, तो मेजर आर्टिकल्स हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। 18, 19, 20 के ऐसे टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बोला था कि अगर हम एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन भी नहीं होगा, तो हम कंबाइन ज़रूर करेंगे। कल रात को एक्चुअली ये वीडियो अपलोड होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक है, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए फिर रिकॉर्डिंग भी मुझे आधे में ही रोकना पड़ा और थोड़ा टैब में भी इशू आ गया। तो मैंने कहा चलो सुबह ही, फिर जब 20 का आएगा हम इकट्ठे एक साथ कर देंगे। तो ये सुबह की अर्ली मॉर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 19 का तो कवर हो चुका था, 20 का भी मैंने आज कर दिया है। तो दैट मीन्स 3 दिन का आपको ओवरऑल मिल जाएगा एक ही वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। मेजर अगर न्यूज़ है, देखिए एक तो आपको पता होगा पॉलिटिकल, अभी पार्लियामेंट में ना सिर्फ एक ही मुद्दा उठा हुआ है अंबेडकर जी के बारे में, है ना। आपको पता है ऑपोजिशन कभी एलिगेशंस लगा रहा है, कभी रूलिंग पार्टी एलिगेशंस लगा रही है, तो एक ना पॉलिटिकल इशू मुद्दा बना दिया है बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल्स 18 को भी, 19 को भी और 20 आज भी जो है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स में अम्बेडकर जी के ही वो पर्सपेक्टिव में, वही क्योंकि पॉलिटिकली बना दिया है उसे। तो बीजेपी क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, कौन किस कमेटी ने या किस पॉलिटिकल पार्टी ने उनके टाइम पे टेन्योर में अंबेडकर जी के लिए काम किया, किसने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम का तो है नहीं, है ना। सीधी बात है, एग्ज़ाम में ना ये पूछा जाने वाला है, ना ही इससे हमें ज़्यादा मतलब है। ये पॉलिटिकल एजेंडा और चलता रहेगा, क्योंकि अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है। तो देखिए कितने इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उसको पे ही ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है। खैर, इसके अलावा यहाँ पे जो अभी अभी आपको पता है हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन के विज़िट पे निकले हैं। और अभी बाहर के प्रेसिडेंट भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी श्रीलंका के अनुराग कुमारदा दिसनाई जो है अभी इंडिया के विज़िट पे आ रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया का ये पहला इनका विज़िट होगा। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ना तो बुरा है, ना ही बहुत ही अच्छा है। बुरा इसलिए नहीं है, ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखिए चाइना का काफ़ी ज़्यादा कंटेन जो है श्रीलंका पे है। उसने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में श्रीलंका को ट्रैप कर रखा है, हम्बन टोटा पे जो है कब्ज़ा कर रखा है, आपको ऑलरेडी पता है। ऊपर से श्रीलंका और इंडिया की अगर हम बात करें तो थोड़ा कई बार जैसे फ़िशिंग का इशू हो गया या फिर मैरीटाइम का कोई इशू हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो खटपट है वो चलती रहती है। कभी कच्चा तीर वाला इशू हो गया, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि होप सो अब जो ये जो प्रेसिडेंट आए हैं अनुराग कुमारा, अभी रिसेंटली ही इनका कुछ टाइम पहले ही इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे होप सो, यहाँ उम्मीद कर रहे हैं राइटर कि पिछले सितंबर में ही इलेक्शंस के बाद ये नेशनल पीपल्स पावर इनकी पार्टी है, तो अब जो है ये इंडिया के साथ थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशन या फिर प्रो चाइना जो है ना होते हुए प्रो इंडिया की तरफ शायद मूव होने की उम्मीद यहाँ पे राइटर लगा रहे हैं। ठीक है, और तो अगर आप बात करोगे डेप्ट की, तो देखिए श्रीलंका बहुत ही डेप्ट में फंसा हुआ है। अभी रिसेंटली आईएमएफ ने इसे वापस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो है हेल्प करा है। नो डाउट इंडिया भी इसके पीछे रहा है। इंडिया ने काफ़ी हद तक जो है अभी कोविड के टाइम पे भी, है ना, मेडिसिन हो या फिर और जो जितना इंडिया के द्वारा करा जा सकता है उतनी हेल्प करी है। इसके अलावा यहाँ पे आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर में जो इकोनॉमिक रिकवर के साथ साथ यहाँ पे दोनों कंट्री ने ये चीज़ एग्री करा है कि भैया हम श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम उस पर फोकस करेंगे, ताकि हम एनर्जी सप्लाई, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को बढ़ावा दे सके दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ बताया राइटर कि होप्स, अब उम्मीद है कि श्रीलंका के अंडर, है ना, इंडिया के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका यानी उसका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ने की उम्मीद है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बताया जा रहा है कि श्रीलंका में भी आधार लिंक आइडेंटिटी, यूपीआई पेमेंट जैसे इंटरफेसेस को जो है यहाँ पे श्रीलंका में रिकॉग्नाइज करवाने की जो है उम्मीद है। ठीक है, ऑल तो बहुत सारे लॉन्ग साइड इशूज़ हैं यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लोगे, आए दिन आपको पता है जो इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, इंडिया का अगर कोस्ट देखोगे तो यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो यहाँ इस बीच में क्या होता है कि जो 12 नॉटिकल माइल अगर हम क्रॉस करते हैं, हमारे इंडियंस के जो फिशरमैन्स हैं वो क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है कि आप हाई इंटरनेशनल सी पे पहुंच जाते हो। इंटरनेशनल सी में क्या होता है कि इस जैसे आपको पता है ये 3 लेवल पे होता है। एक होता है आपका नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया होता है, आपकी कंट्री की सोवरेनिटी होती है। उसके बाद इंटरनेशनल सी आता है, उसके बाद आता है हाई सी आपका, या इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, जो 22 किलोमीटर तक होता है, इस वाले एरिया में
क्या होता है कि और भी नेशंस का रोल होता है जो आसपास के छोटे मोटे आइलैंड हो या कंट्री हो, ठीक है। और हाई सी जो सबसे लास्ट होता है, इसमें ओवरऑल ग्लोबल का है, कोई भी कंट्री आके इसमें नेविगेट कर सकती है, रिसर्च कर सकती है। तो क्या होता है कि हमारे जो इंडियन के वो हैं फिशरमैन हैं, कई बार क्या होता है कि इस 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस करके इस वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या से इस वाले जोन में एंटर कर जाते हैं। तो क्या होता है कि श्रीलंका का टेरिटरी पड़ जाता है, तो फिर वो हमारे फिशर्समैन को कैद करके ले जाते हैं। ये बहुत आए दिन तमिलनाडु की न्यूज़ में आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। और तमिलनाडु की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा पुश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब भी श्रीलंका की तरफ से कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आते हैं या इंडिया श्रीलंका पे विजिट पे जाता है, तो यहाँ पे ये वाला मुद्दा आए दिन उठता ही उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज़, आपको एलटीटी का भी पता होगा, ठीक है, तमिल लिट्टे जो जिनको बोलते हैं, एलटीटी प्रभाकरण है ना, उनका इशू बहुत लंबे पहले टाइम चला। तो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका ने 13th अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, ताकि इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो अपने, उन्होंने ये बोला था कि हम जो है राइट टू माइनॉरिटीज़ रखेंगे जो हमारे, क्योंकि आपको पता है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो एरिया है जाफना करके है नॉर्दर्न में, यहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज़ हैं जो ऑलरेडी तमिलनाडु से या हमारे इंडिया से जो है माइग्रेट करके गए हैं, या फिर इन्हें ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनाइजेशन के टाइम पे एज अ लेबर के फॉर्म में लेके जाया गया। बाकी रेस्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द श्रीलंका है, उसमें श्रीलंकी सिंगलीज हैं जिनको बोलते हैं। तो इस माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में कलेश चलता रहता है, ये जो कई सालों से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन श्रीलंका ने ये भी बोला कि मैं हमारे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करके हम राइट टू माइनॉरिटी भी देंगे, ठीक है। तो होप्स ये चीज़ें वापस रिजॉल्व होंगी, बात होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे इंडियन ओशन डिज़ाइन है, वहाँ हम अपनी फ्री, ओपन, सेफ, सिक्योर इंडियन ओशन डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। और हमन टोटा पे देखिए इंडिया भी काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है अभी पूरी तरीके से चाइना के अंडर में है। चाइना ने डेप्ट में, ट्रैप में फंसाया है, आपको पता है डेप्ट ट्रैप फंसाता है चाइना। पहले आपको लोन देगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जब आप उसके पैसे को रिटर्न नहीं करोगे तो वो जो जगह थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जिस पे वो काम कर रहा था वो पूरे को हड़प लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे अब जो ये प्रेसिडेंट आए हैं कुछ अच्छा पॉजिटिव रहे। इसी के साथ ही ना एडिटोरियल में एक आर्टिकल है सेम श्रीलंका पे ही है, उसको भी मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है। ये आया था आपके 19 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए अभी श्रीलंका के अनुरू कुमार डिस्ने हैं जिन्हें हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि इंडिया जो है अब प्लान कर रहा है, इंडिया एलएनजी गैस सप्लाई करने के लिए किसको, श्रीलंका को। यहाँ पे देखिए पूरे आर्टिकल में बताती हूँ आपको एक क्रिस्प, इस पूरे आर्टिकल में ना, इस पूरे कॉलम में, 3 कॉलम में ना, राइटर ये उम्मीद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया और श्रीलंका अपने रिलेशंस को और बेहतर कर सकता है थ्रू द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस, ठीक है। नॉट जियोपॉलिटिकल, ना ही किसी और फॉर्म में, ना कल्चर के फॉर्म में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होलो पूरी तरीके से जो है इकोनॉमिकली हम, यानी दोनों कंट्री को जो है फ़ायदा हो, इंडिया भी इन्वेस्ट करे, श्रीलंका भी इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो वो कुछ एस्पेक्ट इसमें बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया है कि इंडिया प्लेज कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हम श्रीलंका को एलएनजी गैस जो है सप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस पर एफडीआई, ताकि दोनों देशों का जो है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज के साथ साथ श्रीलंका और इंडिया का एफडीआई भी इम्प्रूव हो, ठीक है। इसके साथ इन्होंने बोला है कि देखिए अब क्या है कि ये बात तो राइटर बता रहे हैं कि देखिए श्रीलंका भी समझ गया है कि ग्लोबली जो है सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न है। स्पेसिफिकली अगर आप साउथ एशिया की बात करोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जो दिसनायक है, यानी जो अभी अनुराग कुमार जो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है यहाँ पे एक मेन पॉइंट रखेंगे अपने नेशंस के लिए, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। उनकी जो पार्टी है वो जो अभी रिसेंटली सितंबर से लेकर नवंबर में जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, वो विन होने के बाद उन्होंने अपने वोट के टाइम पे भी क्लीन श्रीलंका करके भी जो है मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे होप सो अच्छा एक रिलेशन बनाने की जो है उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में, तो देखिए साउथ एशिया के हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इकोनॉमी में लिस्ट होती थी श्रीलंका 2017 तक, जिसका एवरेज था $4,388 पर कैपिटा इसकी इकोनॉमी की वर्थ थी। लेकिन ये फॉल होके 3,500 मतलब 33,431 ही हो गई 43,000 से, ठीक है। और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल क्लैश फेस करना पड़ा श्रीलंका को, IMF का सपोर्ट लेना पड़ा, ठीक है। IMF ने भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं। ऑल्दो यहाँ पे इसका रीज़न बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें इग्नोर करना, ये बहुत सारे करप्शंस की वजह से फेस करना पड़ा है, ठीक है। तो अब जो है कि इंडिया के साथ श्रीलंका का जो बायलैटरल रिलेशन होगा, होप की जा रही है कि यहाँ के रिलेशंस जो होंगे, इसके एड और ट्रेड जो होगा, जो श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा, उससे वो उभरेगा। उससे उभरने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके से, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, पब्लिक सर्विस हो, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में जो है यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए राइटर बता रहे हैं कि देखिए इससे पहले इंडिया की तरफ से जैसे अडानी ग्रुप ने भी इन्वेस्ट किया था $440 का, लेकिन इसका खास इस प्रोजेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है और ना ही यहाँ के प्रेसिडेंट जो डिसनायक है इन्होंने कोई कुछ रिएक्ट किया है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे अगर हम बात कि अपने नेबर कंट्रीज़ में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ग्रेट मेकोंग रीजन्स के साथ भी जो है अच्छा रिलेशन बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अब, जैसे राइटर यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बताएंगे आपको कि किस तरीके से इंडिया जो है अपने FDI या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका में अपना फ़ायदा ले सकता है या उनको भी फ़ायदा देके दोनों ही तरफ से रिलेशनशिप को एक अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहले श्रीलंका कैन ब्रॉडन इट्स एंगेजमेंट बियॉन्ड तमिलनाडु टू ऑल 4 सदर्न स्टेट्स, स्पेशली यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस की टाई अप करने की बात कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए इंडिया और श्रीलंका के जो बिजनेस कोलैबोरेशन है, जैसे अपेक्स मेंबर्स हैं, जैसे CII है, FICCI है, ये इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे इनका मिलना, यहाँ पे इनका इमर्ज होना एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट होगा, ताकि यहाँ पे ये लोग जो है जो रीजनल इश्यूज़ हैं, जैसे तमिलियंस के इश्यूज़ की वजह से क्या होता है कि काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है रिलेशनशिप, है ना, तो इससे ऊपर उठ के बिजनेस टू बिजनेस के टाइप पे जो है यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। स्मॉलर से स्मॉलर बिजनेस से लेकर MSME जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, है ना, उस पे दोनों कंट्री एक दूसरे को फ़ायदा दे सकती है। दूसरा जो है इन्होंने बोला है कि न्यू दिल्ली और कोलंबो कैन कंसीडर रीजनल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। जैसे आपको पता होगा इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने देश में FDI को बढ़ाने के लिए क्या किया है कि बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करें। यहाँ पे भाई PLI स्कीम को लॉन्च किया है। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी है श्रीलंका की, वो आके इंडिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कोई एप्पल का फ़ोन या चार्जर बना रही है उसका, तो चार्जर के लिए नियरली आपको 40% का जो रॉ मटेरियल होगा ना, वो इंडिया से ही लेना पड़ेगा, अगर इंडिया में वो चीज़ अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है, कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे अभी अलाउ किया है ना। तो यहाँ पे अब क्या है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उनको टैक्स में, ठीक है, जो भी उनके जो टैक्स रेट लगता है या फिर जो भी इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज़ के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस कंपनी को हेल्प करेगी, ताकि बाहर से FDI के साथ साथ इंडिया में भी जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सके। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका PLI स्कीम के अंडर में भी अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, सोलर पैनल के सेक्टर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सेक्टर्स में, जिसमें ये दोनों नेशंस अच्छे हैं उसमें काम किया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि देखिए ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से क्या होता है कि जितने भी रिस्क है वो भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं, और जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा, वो चीज़ जो है इंडिया अपने नेबरहुड के साथ रख सकता है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है इसमें ये बताया गया है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो रिज्यूम हो जाएगा। जैसे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रनील विक्रमसिंघे थे, ठीक है, उनके टाइम काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद काफ़ी पॉज हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो चीज़ रिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे होप्स हो बताई जा रही है कि 2025-26 से जो है कॉम्प्रिहेंसिवली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों नेशंस के बीच में होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। इस चीज़ के लिए आपके पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से काम होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कनेक्टिविटी की बात है। जैसे कि आपको पता है टूरिज़म इंडिया हो चाहे वो श्रीलंका हो, क्योंकि ये कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स में ब्यूटी वैसे ही बहुत होती है, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इंडिगो और एयर इंडिया ने फ्लाइट्स इंक्रीज करी हैं इंडिया के सिटीज से कोलंबो एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। पेलेले एयरपोर्ट इन जाफना हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड टू इनेबल फ्लाइट्स टू फॉर्म साउथ इंडिया, एंड फेरी सर्विसेज भी लगाना शुरू कर दिया है 60 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों नेशंस आपस में मिलकर
है ना, फेरी लगाना, फ्लाइट्स को और आगे बढ़ाना, छोटे छोटे फेरी यानी छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं ना, वो लगा के लोगों को एज अ टूरिज्म स्पॉट में जो है कंटेन करके रखने में बहुत अच्छा एक इकोनॉमी का चांस है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है स्पेशली जो ऑयल पाइपलाइन है और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है, इसमें इसने एग्री किया था 2023 में कि ये इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आई होप सो, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि श्रीलंका की तरफ से भी यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ताकि नेशनली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया भी इन्वेस्ट कर सके। और बाकी जो ऑयल पर, क्योंकि आपको पता है हम्बन टोटा में इंडिया भी जो है क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन अभी चाइना का बहुत ज़्यादा बोला बाला है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिलेशन थोड़ा क्या बोलते हैं शोर में चला गया, खटास में चला गया इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन, वरना पहले बहुत सही था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इसके इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी इंडिया ने भी एड करा, आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ से भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और होप से 2025 से इसका एक नया ईयर वेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2028 तक इसका जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो भी शायद काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया ने देखिए अपने नेबर नेशंस, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, या फिर आपका चाइना हो या नेपाल हो, यहाँ पे हमेशा से अपने आप को एक अच्छे तरीके से एज़ कम्पेयर चाइना के, इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नेशंस, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करा है। जैसे बांग्लादेश में अभी आपको पता है सत्ता पलट गई, फिर भी जो है वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, यूसुफ के अंडर द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, उसमें इंडिया ने अच्छा रिलेशन बना रखा है। चाहे नेपाल में निकोली जी के साथ हो, है ना, चाइना में हो, चाइना लेकिन अलग लेवल की इकोनॉमी रखता है। और अगर जैसे तालिबान रूल हो, अफगानिस्तान जो है काफ़ी रिस्क में आ गए थे, अभी म्यांमार में भी कू चल रहा है, वहाँ मिलिट्री फोर्स है ना, तो ये सारे इश्यूज इंडिया के आसपास के इर्द गिर्द चलते हुए भी इंडिया जो है अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के साथ जो है अपने नेबरहुड में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे अपने आप को एक बहुत रीजनल पावर में बना सकता है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आपके आसपास सिचुएशन सही नहीं चल रही, क्योंकि इंडिया के लिए नेबरिंग कंट्री का भी जो माहौल है ना वो बहुत गर्मा हुआ है ना, तो उस चीज़ को और बैलेंस करने के लिए राइटर जो है इकोनॉमिकल एक कार्ड, जो ट्रम्प कार्ड होता है जिसके आप एंट्री कर सकते हो, वो है आपकी इकोनॉमी। तो वो एक रास्ता यहाँ पे राइटर दिखा रहे हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ये इकोनॉमी का। ठीक है, और हाँ मैं यहाँ ये बता रही थी जो अम्बेडकर वाला इशू है ना, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स और ये सब चीज़ें फालतू की आ रही हैं। तो इसमें पता है क्या है, मुद्दा उठा दिया पॉलिटिकल। इसको एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, लक्ष्मीकांत उठाना आप, है ना, लक्ष्मीकांत से आप जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या आता है आपका, जैसे प्रियम्बल हो गया, ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है, तो पूरी तरीके से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आता ही है, इससे एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। लेकिन इस बार ये मुद्दा उठ गया है ना कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर कि BR अम्बेडकर जी ने क्या किया, और ये सारे पॉलिटिकली उठा दिए, तो न्यूज़ में रहा है, तो आने वाले एग्जाम में चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप स्टार्टिंग वाला कॉन्स्टिट्यूशन का 2-3 चैप्टर जो स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीज़ों के बारे में है ना, फैक्चुअल है, वो बहुत ही अच्छे से आप कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए ये इशू क्या है, मैं आपको एक बार ना पिक्टोरियली समझाती हूँ क्या है, आपको पिक्चर से ना थोड़ा और मुद्दा समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, आप इन लेजेंड को जानते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए ये MS सुब्बलक्ष्मी है, ये कर्नाटक की बहुत ही फैंटास्टिक एक म्यूजिशियन रही हैं। ठीक है, अब नहीं है ये ऑल्दो, ठीक है, ये TM कृष्णन है। एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, यहाँ पे कर्नाटिक म्यूज़िक के ये लोग बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, अभी प्रेजेंट में तो हैं ये TM कृष्णन, ये नहीं रही हैं। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी आपने नाम सुना ही होगा कर्नाटिक म्यूज़िक में, और वो जो MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटिक अवार्ड दिया जाता है, संगीत कलानिधि अवार्ड, वो इन्हीं मैम के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है मुद्दा, एक्चुअली ये TMS जो ये कृष्णन है ना, इन्हें अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है, ये जो कर्नाटिक म्यूज़िक है, ठीक है, उसमें कि ये बहुत बड़े लेजेंड के फॉर्म में दिया जाता है, जिन्होंने अपना एक छाप छोड़ा होता है कर्नाटक म्यूज़िक में। ठीक है, तो अब बात क्या आ गई कि इनके जो MS सुब्बलक्ष्मी के जो पोते हैं ना, इन्होंने केस फाइल कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में कि TM कृष्णन को नहीं दिया जाएगा सुब्बलक्ष्मी का जो अवार्ड है, यानी संगीत कलानिधि अवार्ड नहीं दिया जाएगा। अब बात आ जाती है कि भाई क्यों नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, आज से ना नियरली 9-8 साल पहले 2015 के आसपास ना एक आर्टिकल पब्लिश किया था TM कृष्णन ने, तो इन्होंने है ना उस आर्टिकल में MS सुब्बलक्ष्मी मैम के बारे में बहुत ही गलत बोला। ठीक है, तो इस वजह से वो खुंदक खाए हुए उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो भी हैं, है ना, उन्होंने यहाँ बोला कि ये बंदा जो है, अगर इसको आप अवार्ड देना चाह रहे हो कर्नाटक म्यूज़िक का, लेकिन वो MS सुब्बलक्ष्मी वाला अवार्ड नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे अब हाई कोर्ट पे ये मामला गया, तो हाई कोर्ट ने भी फिर जो जूरी होती है, यानी आपको पता है जूरी यानी जो डिसाइड करती है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन उठाया हाई कोर्ट ने कि आपने फिर कैसे इस बंदे को सेलेक्ट किया। और मैं एक बात बोलूँ, टी एम कृष्णन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये बंदा पहले भी जो है इन्हें कर्नाटक अवार्ड मिल चुका है, ये वाला ये सेकेंड टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे और हाई कोर्ट भड़क गई कि फिर आपने पहचाना कैसे है, क्योंकि आप इतने बड़े लेजेंड हो के दूसरे लेजेंड के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये मुद्दा है अभी। अब ये मुद्दा तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अभी जो है हाई कोर्ट ने अब ये बोला है कि अब जो जूरी बैठी थी, यानी जो कर्नाटक की जो संगीत कलानिधि अवार्ड देती है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दिया कि आपने किस बेसिस पे दिया है, ये है वो है। तो यहाँ पे ये केस चल रहा है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया कि टी एम कृष्णन को मिलना चाहिए ये अवार्ड या नहीं मिलना चाहिए। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कर्नाटक म्यूजिक होता क्या है। देखिए, ये हाईएस्ट अवार्ड, एक बार कर्नाटक म्यूजिक बेसिकली क्या होता है, ये एक सिस्टम है कॉमनली एसोसिएटेड है जो सदर्न इंडिया है हमारा, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनका और श्रीलंका में भी ये प्रैक्टिस होती है कर्नाटक म्यूजिक। ठीक है, इट्स अ प्योर क्लासिकल। अगर आप ट्रूली मैं बताऊँ तो ये देखिए नॉर्मल इंसान को बहुत बोरियत लगेगी। ठीक है, आप सुनोगे भी ना आपको बहुत बोरियत लगेगी, आपको इंटरेस्ट लेना होगा आपको इसका मूल, क्योंकि ये बहुत रॉ म्यूजिक है, ये है ना। जो हम सुनते हैं, हम नदन साइड जो सुनते हैं वो थोड़ा हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसको बोलते हैं, वो उसमें पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस होता है जो हम इधर नॉर्थ इंडियन में सुनते हैं। लेकिन सदन में जो म्यूजिक होता है वो कर्नाटक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इट्स अ क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको अवार्ड कौन देता है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी देती है। ठीक है, ये सबसे पहले बना था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 में जब मीटिंग सेशन चला था, तभी ये बना था। और इंडिया कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ था, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तब ये अकेडमी बनी थी। ठीक है, और यही अकेडमी जो है उस अवार्ड का नाम है संगीत कलानिधि अवार्ड देती है ये। ठीक है, तो अब ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है। अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुवैत की मीटिंग पे गए हैं। ठीक है, विजिट पे गए हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कुवैत क्या है, 4 डिकेड के बाद ना हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो वो थे इंदिरा गांधी जी थे, उनके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं कुवैत के विजिट पे। तो ये बहुत ही बड़ा एक बहुत शानदार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के द्वारा। ऑलरेडी आपको पता है इंडिया के द्वारा जो भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, है ना, इनके साथ अच्छा रिलेशन काफ़ी पिछले 1 डेकेड से देखोगे तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है गल्फ नेशंस के साथ। तो उसमें कुवैत भी अब लिस्टेड हो गया है, काफ़ी अच्छी बात है इसमें। जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं हमारा रिलेशन ना 1990 तक भी फिर भी बेटर था, जब कुवैत में सद्दाम हुसैन का रूल था। इराकी लीडर्स, उन्होंने आपको पता है वहाँ पे अटैक कर दिया था, वहाँ की गवर्नमेंट को, सत्ता को गिरा दिया गया था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, एयरलिफ्ट या एयर फ्लाइट करके कोई एक मूवी है ना, अक्षय कुमार की आई थिंक, आप एक बार देखना यूट्यूब पे मिल जाएगी वो मूवी, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, एयरलिफ्ट थी क्या थी, उसमें वो कुवैत में ही एक वर्किंग होते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं आई थिंक वो। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया वो सिनेरियो 1990 में हमारे इंडियंस कैसे फंस गए थे और वहाँ से लोगों को कैसे निकाला गया, है ना, सद्दाम हुसैन ने क्या सपोर्ट किया, है ना, इंडिया के लिए उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा। आप देखना, एयरलिफ्ट थी आई थिंक वो मूवी का नाम, आप में से बताना अगर आपने देखी हो तो, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उस समय भी सद्दाम हुसैन के क्या होता है कि एक्चुअली इंडिया का ना रिलेशन सद्दाम हुसैन से बुरा नहीं था। तो जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक भी किया ना, तो इंडिया ने बहुत ही ओपनली क्रिटिसाइज भी नहीं किया, है ना। तो इस चीज़ का भी इंडिया को सुनना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आज रशिया और यूक्रेन में, यूक्रेन के प्लेस पे जब रशिया अटैक करता है तो इंडिया शांत है ना, क्योंकि रशिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, हमारी बहुत गहरी दोस्ती है भाई, है ना। तो हम नहीं बोल सकते, हमारा दोस्त भी कई बार अपने पर्सनल चीज़ों में अटका रहता है तो दोस्त शांत रहता है। तो सेम वैसे ही यहाँ इंडिया का भी बताया गया था। लेकिन ऑल्दो उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुई सद्दाम हुसैन के बाद, जो पॉलिटिकली चेंजेस आए कुवैत का, तो उसके साथ इंडिया का इतना रिलेशंस नहीं बैठा है। तो ये पूरी हिस्ट्री बताई गई है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और अरब गल्फ के साथ और भी जो नेशंस है, इजिप्ट है, सीरिया है, अभी आपको रिसेंटली पता होगा सीरिया में भी कू हो गया है, वहाँ के जो असाद है, ठीक है, उन्होंने देश छोड़ दिया, वहाँ की जो मिलिट्री है, लोकल मिलिट्री ने अटैक कर लिया। ठीक है, तो ये सारे नेशंस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो ये पुराना एक हिस्ट्री है, एक गो थ्रू है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता
क्योंकि पिछले 4 डेकेड में ना अब हमारे इंदिरा गांधी 1981 में विजिट करने गई थी, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमीद अंसारी गए हैं 2009 में, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं गया इंदिरा गांधी जी के बाद। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इसमें ऐसा कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताई गई इस पूरे आर्टिकल में कि अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि गल्फ स्टेशन पे अभी इंडिया के द्वारा 21वीं सेंचुरीज में जैसे यूपीए की गवर्नमेंट हो, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हो, ओमान, कतर, सऊदी अरब में उन्होंने जो है विजिट किया, और हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर जो अभी मोदी जी हैं उनके द्वारा भी सऊदी अरब, कतर को कई बार 2 से 4 बार है ना विजिट किया गया। कुवैत अभी पहली बार है, तो ये बहुत ही एक अच्छा, एक स्ट्रैटेजिकली एक अच्छा जो है स्टेप दिख रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, इंडिया से दिख रही है कि इंडिया के लिए जो है अरब गल्फ कितनी प्रायोरिटी बनती जा रही है और टाई अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि क्या होगा इसके अंदर, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं हम इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि MOU साइन हो, बाकी चीज़ें हों तभी इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, यही है। बाकी आप एक बार गल्फ नेशंस के बारे में रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका चलो यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा। देखिए एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, आपको पता है ये ग्लेशियर्स वाले रीजन्स हैं जो नॉर्वे, स्वीडन है, आर्कटिक वाला रीजन है। क्या होता है कि इसका जो आर्कटिक रीजन का जो सॉइल होता है ना, ये बहुत बड़ा CO2 का एब्जॉर्बर होता है। एक तो ऑलरेडी ओशन है ये, और फ्रोजन ओशन है। तो क्या होता है कि जो CO2 एमिट हम करते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो सब इसके अंदर में स्टोर रहता है, और है ना, और बाहर निकलता भी नहीं, क्योंकि फ्रोजन है तो ये बाहर मेल्ट भी नहीं होता जल्दी से, है ना, समर के अलावा। तो यहाँ पे अब बात क्या आ रही है कि अभी रिसेंटली है ना, इन्होंने बोला है कि आर्कटिक टुंड्रा में है ना, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के जो CO2 है ना, जो एज अ ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप करके रखते हैं, वो वापस से निकल रहे हैं इसमें से। अभी रिसेंटली US नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट जाहिर करी है। ठीक है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ आसपास आर्कटिक रीजन के आसपास जिस तरीके से वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं, अनयूजुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से जो आर्कटिक इकोसिस्टम, जो नेचुरली इकोसिस्टम होता है, वो बिगड़ रहा है। तो इस बिगड़ने से क्या होता है कि हमारे पास जो CO2 एटमॉस्फेयर में एमिटिंग होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या है, और चाके भी ना चाके भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो और एडवर्स हो रहा है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि भैया ये जो टुंड्रा रीजन है वो कार्बन को स्टोर कैसे रखता है। देखिए अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो CO2 स्टोर कैसे होता है इकोसिस्टम में, एटमॉस्फेयर में। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं। अब ग्रो करने, जीने के लिए क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसाइज में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जितने भी CO2 है उसको एब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, सेम इसके साथ क्या होता है कि जब वो उसको एज अ फूड के फॉर्म में कंज्यूम करती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी डेथ भी हो जाती है, उन प्लांट्स की, उन एनिमल्स की, उन फंजाइस की। तो क्या होता है कि वो सारे उसी जो सॉइल है उसी में ही ट्रैप रहता है। ये फ्रोजन वाला एरिया होने की वजह से क्या होता है कि वो बाहर एमिट नहीं होता, वो गैस उसी में ही फ्रोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उस रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट होने से वो जो ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में जो ट्रैप था, जो CO2 था, वो निकल रहा है अब एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है जो अभी रिसेंट का डेटा निकला है। तो इन्होंने बोला है कि जैसे अभी अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो है इस टुंड्रा रीजन में मेनली ये CO2, CH4 और ग्रीन हाउस गैस का बहुत बड़ा एक सोर्स बन रहा है, जो ऑलरेडी इसने स्टोर कर रखा था अपने में, उसको एमिट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 रीजंस बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि देखिए आर्कटिक पहले से 4 गुना गर्म होने लगा है ना, और अभी जैसे 1900 के बाद से अगर आप देखोगे तो आर्कटिक 2024 में सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट रहा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट है वो थॉइंग हो रही है। दैट मीन्स जो सॉइल है वो बिकम एक्टिव और ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 और CH4 एटमॉस्फेयर में निकल रहा है। ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हाउस गैस बढ़ना वाजिब है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ऑब्वियसली देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन चलता रहेगा। जिस तरीके से हम आसपास के इंडस्ट्रीज़ एरिया, जिस तरीके से हम और इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो ये फिनोमिना बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत कंसर्न वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, बिटकॉइन के बारे में। एक्चुअली आपको बताया अभी डोनाल्ड ट्रम्प जी के इलेक्शंस में जीतने के बाद से ना बिटकॉइन का लेवल या इसका जो रिजर्व है या इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ट्रम्प का इनमें सपोर्ट है काफ़ी हद तक। तो इसका जो रिजर्व है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक,
और अब देखिए व्हाट इज़ अ स्टैटिक रिजर्व। अब स्टैटिक रिजर्व की बात करें तो इन्होंने कहा ना स्टैटिक रिजर्व बड़ा है। स्टैटिक रिजर्व क्या होता है, जब किसी चीज़ का सप्लाई बहुत कम हो और क्राइसिस में हो और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय उसको रिलीज़ करना, दैट्स अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व कहलाता है। किसी भी चीज़ का स्टॉक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ इमरजेंसी क्रूड ऑयल ले लो। जब 1975-74 में अरब ऑयल इमरजेंस हुआ था, तो उसके बाद इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी ने इसे रिलीज़ किया था, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व। तब से ये टर्म यूज़ आया है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइंस को रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे माना जा रहा है कि यूएस की ट्रेजरी ने ना, जैसे आरबीआई की ट्रेजरी होती है, वैसे यहाँ पे यूएस की ट्रेजरी ने काफ़ी ज़्यादा फंड इसमें इन्वेस्ट किया है बिटकॉइंस पे, ऑल दो, ठीक है। तो अब बाकी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना क्या है। और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है, देखिए वैसे तो बिटकॉइंस का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नेशंस में तो लीगली अभी अलाउ भी नहीं है ना, इकोनॉमिकली यूज़ भी नहीं हो रहा है, इतना वाइबल भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले टाइम पे इस पे इकोनॉमी चलेगी, ठीक है। खैर देखते हैं आगे। तो बाकी यहाँ पे जो है नेक्स्ट आर्टिकल 1 नेशन 1 इलेक्शंस के बारे में, देखिए ये पूरा आर्टिकल क्या है आपको पता है। अभी जो है हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा एक कमेटी बैठी थी, ठीक है। उन्होंने पूरे कम से कम 1400 पेज का एक पूरा जो है एक रिपोर्ट सबमिट किया 1 नेशन 1 इलेक्शंस के बारे में। अब फाइनली क्या हुआ है कि इस ट्यूसडे को ना हमारे जो ये मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, ये जो पर्सनैलिटी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने ये बिल पास किया है, मतलब बिल लेके आए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। ऑल तो देखिए अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बिल से तो नहीं आएगा अभी, तो ये जो बिल है 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसमें आर्टिकल 82, ठीक है, और 172 अमेंडमेंट होगा। ये बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, अब लोकसभा में पहले पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, इसमें डिस्कशंस होंगे, स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाके ये एक्ट बनेगा, ठीक है। तो बिल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सेम ही बिल है जिसमें बताया गया, लेकिन हाँ अभी कुछ ये हुए हैं। पहला चेंज तो ये है कि इसमें ना पहले जैसे बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा और जो म्यूनसिपैलिटी और जो आपकी पंचायती है, इनको भी तीनों एक साथ कराया जाएगा। तो अभी म्यूनसिपैलिटी का केस तो बंद कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन अभी हम साथ नहीं कराएंगे, लेकिन हम स्टेट का और जो लोकसभा इलेक्शंस है उसको एक साथ करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें चेंजेस आए हैं वो ये है अब कि भैया अब इसकी जो चेंजेस हैं वो कब से होगी, 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद से या 2034 के इलेक्शंस के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये डिसाइड नहीं है, या तो ये अभी तो बोला है कि अर्लीस्ट जो है 2034 के बाद से ये चेंज होना कंफर्म है, उस हिसाब से उसके सर्कमस्टांसिस में। तो उससे पहले प्रेसिडेंट जो है, जैसे आपको पता है जब इलेक्शन हो जाते हैं तो पहले पार्लियामेंट की सिटिंग में ना जो है प्रेसिडेंट जो है सबको बुलाते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं हाउस के अब स्टार्टिंग के। तो वैसे ही जो है या तो 29 या फिर 2034 के बाद ये जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बिल पास भी हो अच्छे से, ठीक है। और अगर हम इसमें चेंजेस की बात करें तो देखिए इसमें चेंजेस इन्होंने कहा आर्टिकल 368 के तहत इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होंगे, ठीक है। पहली बात तो इसमें राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इन्हें यहाँ पे वोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 2/3 ऑफ द वोट पहली बात तो अमेंडमेंट के लिए चाहिए। इसके अलावा स्टेट से हाफ ऑफ द स्टेट का भी एग्रीमेंट चाहिए इस बिल को पास करवाने के लिए, है ना। तो ही फिर ये जाके अमेंडमेंट फाइनल होगा और ये एक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर हम बात करें इसमें तो देखिए इसमें एक तो ये चेंजेस बताया गया है कि आर्टिकल 82 क्लॉज A16 ऐड किया जाएगा, ठीक है। 82A4 होगा कि साइमल्टेनियसली जो है, क्योंकि पहले तो अभी क्या है आर्टिकल 82 के अंदर जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, अब इसमें ये साइमल्टेनियसली इलेक्शन है तो इसमें चेंज किया जाएगा। 172 स्टेट का इलेक्शन है तो उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इस 82 क्लॉज A के तहत ही ना जो डीलिमिटेशन कमेटी है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमेटी अभी जो है हमारी काफ़ी पुरानी है, 2011 के आसपास की है, उसके बाद से अमेंडमेंट किया ही नहीं है डीलिमिटेशन, तो वो भी अमेंडमेंट किया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात आ जाती है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि 5 साल से इलेक्शंस है, मान लीजिए 2029 से ही ये अलाउ हो जाता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 5 साल तक सारे नेशंस में सारे स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टी रन करती है। इस बीच अगर कोई भी पार्टी जो है उसने अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो दी, तो क्या होगा, जो मान लीजिए मतलब 2 साल तक पॉलिटिकल पार्टी चला, 3 साल तक वो फिर पार्टी नीचे गिर गई, मतलब वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई, तो बचा हुआ जो 3 साल का टेन्योर होगा ना उसके लिए वापस से इलेक्शन होगा। फिर वो जो 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद वापस से सारे जो स्टेट्स हैं जितने भी हैं सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस वो साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली एक साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि बचे हुए टाइम के लिए ही जो है नया इलेक्शन होगा रेदर देन न्यू इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आर्टिकल 372 के तहत भी पार्लियामेंट के लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे जो साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होगा उसमें चेंजेस के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 172 स्टेट्स के लिए अमेंडमेंट होगा, 83 सेंटर्स के लिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 बिल और भी लाया जा रहा है, ऑल्दो अभी यहाँ पे पास नहीं हुआ, यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके अलावा आपका नेशनल कैपिटल जिसको ये रिप्लेस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991, ठीक है। तो इनमें भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे, ये बिल अलग है, तो ठीक है। ओवरऑल अब देखिए ये लाया जा रहा है, अब देखते हैं, ये बिल है, एग्जाम से डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑल्दो मेंस में आ चुका है इसका, वन नेशन वन इलेक्शंस, प्री में आने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन इसमें प्री में पता क्या आ सकता है हमारे लिए, अभी हमारे लिए आ सकता है जो अभी चेंज नहीं हुआ है कि लोकसभा के इलेक्शंस किस किस बेसिस पे होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के किस किस बेसिस पे होते हैं, इलेक्शन कमीशन करवाता है, क्या क्या करवाता है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट कैसे जारी होती है, उनके साइन सिंबल नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी किस तरह से डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये जितने भी पार्लियामेंट के अंडर में जितना सारा चैप्टर है ना वो आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप पूरा एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या होता है, आपको पता है अभी रिसेंटली जून में क्या हुआ था, नीट का इतना बड़ा पेपर जो है लीक हो गया था। तो अभी ओवरऑल फाइनली जो है इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन के अंडर में ना एक पैनल गठित करी गई थी जिसमें उसने 101 रिकमेंडेशंस दिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि हमारे नेशनल लेवल के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें चीटिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो नीट NTA के द्वारा जो नीट UGC कराया जाता है वो बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे पैनल ने क्या क्या सजेशन दिए, रिकमेंडेशंस दिए, अब डिपेंड करता है कि इसको एग्री करेगी सरकार या नहीं करेगी। जैसे पॉलिसी लेवल पे बताया है ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट कोर कॉम्पिटेंस के लेवल पे बताया है। पॉलिसी लेवल पे अगर आप बात करोगे तो इन्होंने बोला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, टेस्टिंग सेंटर्स होने चाहिए, मल्टी सेशंस एंड मल्टी स्टेजेस टेस्टिंग होनी चाहिए। ऑपरेशन लेवल पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग और रेड्रेसल को, और हमें डिजी एग्जाम फॉर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स यानी डिजिटली हमें जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेंटर्स हैं उन्हें ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्होंने बोला है कि 1 सिक्योर टेस्टिंग सेंटर्स होना चाहिए, जैसे हर एक सेट, जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई अलीगढ़ है, जैसे कोई जगह है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अलीगढ़ के अंडर में भी एक सेंटर होगा ना, उसके आसपास ही उसका एक जो है 1 सिक्योर टेस्टिंग होना चाहिए जो जिसपे पूरी निगरानी रख सके इसके, ठीक है, या इसके लिए जो भी काम होगा उसके लिए वो जो टेस्टिंग सेंटर होगा वो जिम्मेदार है। सेटिंग अप मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स फॉर रूरल रिमोट एरिया, डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंस, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चन पेपर सेटिंग एंड वेटिंग, इसके अलावा इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ पेपर्स के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 101 जो है रिकमेंडेशंस दी हैं मिनिस्ट्री को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये 7 मेंबर्स की पैनल थी जो कि इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन ने होस्ट करी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल रशिया के बारे में है, देखिए क्या है इसमें। अभी एक्चुअली आपको पता है 2025 आने वाला है, ठीक है, तो राइटर ऐसे शुरुआत कर रहे हैं कि इंडिया के अगर रिलेशनशिप की बात करें रशिया की तो उम्मीद पूरी बता रहे हैं राइटर, इंडिया और रशिया का रिलेशन वैसा ही 2025 में भी रहेगा और आने वाले टाइम पे जैसे पहले था, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ अगर आप बात करोगे कि रशिया का रिलेशन चाइना की तरफ से कितना क्लोज होता जा रहा है, इंडिया का रिलेशन वेस्ट की तरफ से कितना क्लोज है, उसके बावजूद भी इंडिया और रशिया का जो है वो इतना स्ट्रांग बना रहना ये ताज्जुब से कम नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ राइटर बता रहे हैं। अब जैसे अगर आप बात करोगे कि इंडिया और रशिया के बीच में ऐसा क्या है, कुछ कोर म्यूचुअल एरियाज जैसे कि ट्रेड इन एनर्जी है, टेक्नोलॉजी कॉपरेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से क्या है रशिया और इंडिया ने अपने आपस में ट्रस्ट करके हाईटेक सप्लाईज करी हैं, ठीक है। ऑल्दो वहीं अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो फ्रांस US के पार्टनरशिप में इंडिया ने भी जो है उनके साथ ट्रेड पार्टनर्स किए हैं। लेकिन रशिया की जब बात आ जाती है तो इंडिया का रिलेशन एक अलग ही तरीके से हो जाता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो बहुत ही फेमस जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमने रशिया से लिया था, ऑल्दो रशिया ने उसको जो है फिलीपींस से भी बनवाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन है, ठीक है। रशिया के ऊपर एक ट्रस्ट है, जो चीज़ ट्रस्ट हम चाइना के साथ नहीं डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो राइटर यही बता रहे हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ देखिए 4-5 पॉइंट्स बता रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबली ओवरऑल इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है काफ़ी एक ग्लोबल ऑर्डर में प्रिजर्वेशन के फॉर्म में बना हुआ है। क्या है देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम बात
बात करें ना, तो इंडिया ना रशिया, और अगर इंडिया की बात करें तो एक तरीके से ये ब्रिज का काम करता है वेस्ट और रशिया के बीच में। क्योंकि आपको पता है इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ, जर्मन जापान के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस है, ठीक है। लेकिन वही रशिया के साथ रशिया और यूएसए का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया जो है एक ब्रिज का काम है जो दोनों के साथ बना के चल रहा है ना। एक मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस करता है हमेशा से इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये नेशंस हमेशा सुपर पावर के लिए लड़ती है, कभी यूएसए, कभी रशिया, कभी रशिया, कभी यूएसए, ठीक है। तो वो चीज़ हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलती। दूसरी चीज़, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की अगर आप बात करोगे तो रशिया अभी क्या होता है, रशियन बियर के फॉर्म में जाना जाता है, और वो अभी कुछ ना कुछ कई बार कुछ सालों से ड्रैगन के मुंह में जाता हुआ दिख रहा है। ड्रैगन किसको इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे? चाइना की स्ट्रैटेजी, चाइना की इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहे हैं राइटर। लेकिन राइटर ये बता रहे हैं कि इंडिया हमेशा से रशिया को आउटस्ट्रेच करता रहा है, खींचता रहा है कि वो चाइना के साथ इतना ज़्यादा इंडल्ज ना हो। देखिए क्या होता है कि इंडिया ना, आप एक तरह से कह सकते हो ये पॉलिटिकली या जियो पॉलिटिकली अपना सेल्फिशनेस नहीं दिखाता है रशिया के साथ। हमेशा से देखिए कम से कम 30 से 35 साल का रिलेशन है हमारा रशिया के साथ। एक बहुत जिगरी दोस्त वाला जो होता है ना, जिगरी दोस्त, क्योंकि उसका ना तो कोई ब्लड रिलेशन है ना कोई जीन है ना, लेकिन फिर भी एक दोस्त जो है वो अलग लेवल होता है फैमिली मेम्बर से। तो वैसे ही जो है इंडिया रशिया का रिलेशन है। तो राइटर कह रहे हैं उस चीज़ को आप ब्रिक्स के अभी रिसेंट के समिट्स में भी देख सकते हो कि रशिया के लिए इंडिया, इंडिया के लिए रशिया हमेशा से प्रायर रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया और रशिया के बीच में जो फॉसिल फ्यूल्स का ट्रांसलेशन है, यानी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, उसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है, स्टेबिलिटी बनी रहती है एनर्जी के मार्केट में, चाहे वो वेस्ट की बात करें चाहे यूरोप की बात करें, है ना। क्या होता है कि कई बार रशिया से इतना बड़ा ह्यूज, अभी जैसे रिसेंटली आपको पता है यूक्रेन के वॉर की वजह से रशिया पे बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि हम रशिया से ट्रेड नहीं करेंगे। अब रशिया की इकोनॉमी वीट जैसी चीज़ों पे, ऑयल जैसी चीज़ों पे, गैस पे बहुत डिपेंड है। अब भैया इसको अपना प्रोडक्ट तो बेचना है, तो अब वो किसको बेच रहा है? चाइना और इंडिया को। तो इससे क्या होता है कि उसकी मार्केट बनी हुई है ना, उसका मार्केट, उसका ग्लोबल, उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। चौथा पॉइंट ये है कि न्यू पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि क्रूशियल आर्कटिक रीजन्स में इंडिया का प्रेजेंस बढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बन सकता है, जिससे क्या होता है कि आप जो उन एरियाज़ में जो डिज़ास्टर्स है, इकोलॉजी है, सिक्योरिटी, ग्लोबल चेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। जो चीज़ आपके यूरोपियन और नॉर्डिक के साथ नहीं है इतना रशिया का, जितना इंडिया के साथ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, देखिए उसी में एक एग्जाम्पल है चेन्नई और वॉल्दिविक कॉरिडोर, आपने सुना होगा, ये 2019 के आसपास जो है साइन हुआ था, ठीक है, जिसमें इंडिया और रशिया के द्वारा मेनली जो है यहाँ पे मैरीटाइम से, ठीक है, मैरीटाइम से यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर्स को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो शंघाई हो, हमेशा से वेस्ट होते हुए भी इंडिया ने रशिया को जो है हमेशा अपने एक सपोर्टिव के फॉर्म में देखा है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया ने जो है कैंडिडेट्स ने, इंडिया के यानी दिल्ली के कैंडिडेट्स ने वेस्टर्न में जैसे यूएई है, इजिप्ट है, वियतनाम है, और भी नेशंस के साथ अपनी दोस्ती बना के रखी है, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स के लीडरशिप में वो एक अलग ही ग्रुप बन के उभरता है, और जिसमें रशिया एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल था रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक आर्टिकल है, देखिए क्या है ये आर्टिकल, मैं बताती हूँ मुद्दा क्या है। बहुत सालों से है ना जो हमारा कोकोनट ऑयल है ना, इसको कंपनी में ये मुद्दा उठ गया था कि ये जो कोकोनट ऑयल है, कंपनी क्या करती है, इसको छोटे छोटे पैकेट्स में देकर इसे एडिबल ऑयल में लिस्ट कर देती है। अब एडिबल ऑयल में क्या होता है, जब कोई चीज़ लिस्ट हो जाती है ना तो इस पर टैक्स कम लगता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और अगर इसी को ही अगर आप बड़े बड़े पैकेट्स में, जैसे लोशंस आते हैं, बॉडी लोशंस आते हैं, हेयर ऑयल आते हैं, उसमें अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, इसका जो टैक्स है वो 18% लग जाता है। तो कंपनी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करती है, वो छोटे छोटे पाउच में 10 रुपये का, 20 रुपये का, 25 ml 100 ml के पाउच में बेचने लगी, और इसको एज ए एडिबल में कैटेगराइज कर दिया कि भैया कोकोनट ऑयल जो है बालों के लिए नहीं है, खाने के लिए है, ठीक है। तो इस पे केस भी किया गया कि नहीं, कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मिस्टर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार आर महादेवन, इन्होंने बैठकर यहाँ पे डिसाइड करा, इन्होंने फाइनली ये बोला है कि भैया जो कोकोनट ऑयल है ना वो खाने का है, बालों के लिए नहीं है, तो इसलिए इस पे जो है हाई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि भैया ये डिसाइड कैसे होता है कि ये चीज़ खाने की है और ये चीज़ केयर के लिए नहीं है। तो ये ना एक नॉर्म हुआ है,
हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमोक्लेचर, HSN बोलते हैं इसको। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉर्म है जो 1988 में पब्लिश हुआ था द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में। इट्स इंटरनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 186 कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है। दैट जैसे कोई आइटम है, जैसे बिस्किट है तो ये एडिबल है या नहीं है, ये ऑयल है ये एडिबल है, या फिर जैसे आयुर्वेदिक ऑयल होता है, इसको क्या बालों के लिए यूज़ किया जाता है या बॉडी के लिए किस चीज़ में है, ये इसको लिस्ट जो है इस HSN के क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में पहले जो है GST से पहले सेट था, सेंटर एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985, तो उसके तहत तो कोकोनट ऑयल में ना 18% का टैक्स लगा दिया गया था। तो उस पर केसेस चले काफ़ी लंबे टाइम से। फिर HSN के बेस पे बोला गया कि नहीं भैया, इसमें जैसे कि यहाँ पे सेट के एक्ट ने से अमेंड करा, इन्होंने बोला कि नहीं ये ना वेजिटेबल में आते हैं, यानी एडिबल में हैं, ये केयर में नहीं आते हैं। तो ये मुद्दा काफ़ी लंबे टाइम से चला। फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि भैया जो है ये HSN के रेट के बेसिस पे भी क्या है, अभी भी फिर भी जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है HSN के नॉर्म्स की भी अगर हम बात करें ना, तो कोकोनट अभी भी क्लियर नहीं है कि इसको खाने के लिए यूज़ किया जाएगा या बालों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसको खाने के लिए ही माना जा रहा है। तो आप इस पे जो 18% का हेयर केयर का जो आप लगाते हो ना टैक्स, वो नहीं लगेगा अभी फाइनली। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ है। और ऐसा केस पहले भी आ चुका है 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने जब बात आई थी कि जो आपका क्या होता है, ये जो आयुर्वेदिक ऑयल होता है ना, उस पर भी यहाँ पे केस उठाया गया था कि यहाँ पे इसे कॉस्मेटिक के अंडर में रख दिया गया है, जिसकी वजह से इस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, सेम वैसे ही जो अनारदाना हम खाते हैं ना, उसको अब क्वेश्चन उठ गया था कि क्या अनारदाना ड्राई फ्रूट्स में आएगा या फिर अनारदाना सीड्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि सीड्स में अगर आएगा तो टैक्स कम लगेगा, अगर ये ड्राई फ्रूट्स में आए तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीड में ही कंसीडर किया क्योंकि ये सीड है। ठीक है, खाने की चीज़ है, रॉ डायरेक्टली आप खा सकते हो अनारदाना। तो अब इस तरीके से ये इशू है। बाकी तो अब इसमें ना प्री में कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे, देखिए प्री में ना कोकोनट के बारे में पूछा जा सकता है कि भैया कोकोनट को कंट्रोल कौन करता है। इसके लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है इंडिया में, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर कोचीन केरला में है, रीजनल ऑफिस बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना में है, स्टेट्स लेवल पे ओडिशा, कोलकाता, थाने, विजयवाड़ा, पोर्ट ब्लेयर्स में है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफिसर्स भी इसमें जो आलुवा केरला के पास है ना। इसके अलावा मेन चीज़ अगर हम बात करें प्रोडक्शंस की, तो इंडिया लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड लेवल पे, 30% शेयर ग्लोबल करता है। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस है, लेकिन इंडिया रैंक सेकंड है टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना। देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी में पर हेक्टेयर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंडिया सेकंड रैंक पे है। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, गोवा, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, अंडमान, ये सारे जो है अंडमान निकोबार नेचुरल प्रोड्यूसर है। ठीक है, बाकी और भी स्टेट्स हैं जैसे असम, गुजरात, MP, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणा, महाराष्ट्र भी है जो नॉन ट्रेडिशनल मेंबर्स हैं। दैट मीन्स ये ऊपर वाले स्टेट्स जो बताए ना, ये ट्रेडिशनल है, जो इसमें होते ही होते हैं क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेटिक रीजन है, सॉइल है, रेनफॉल है, ये इसकी कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये स्टेट आप देख लो, ये देखिए ट्रेडिशनल एरिया कौन कौन से हैं, ये ब्लू वाले, ये लक्षद्वीप है, ये गोवा, कर्नाटका, ये वाले रीजन्स में होंगे ही होंगे, आप कुछ करो या ना करो। ये वाले नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा बहुत ईस्टर्न वाले एरिया में है, तो आप ये मैप याद रखिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये आज का आर्टिकल था। ठीक है, 3 दिन के आर्टिकल्स हमने ओवरऑल फाइनली आई थिंक सारा कवर हो गया है। ये 1 बाय 1 करके इशू मैंने आपको बता दी हैं। कुछ चीज़ें आपको स्टैटिक से भी जो है कवर करना है, जो लक्ष्मीकांत से इलेक्शंस के बारे में है, BR अम्बेडकर जी के बारे में, स्पेशली आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, स्टेट सेंटर के इलेक्शंस के बारे में, है ना। वो सारी चीज़ें आपको एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू।